अभी तक हम लोग जो भी बातचीत कर रहे थे वो किस तरीके से कर रहे थे कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा, जिसमें दो ही केसेस बनते थे। या तो एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो वर्टिकली अपोजिट हो, या फिर वो आपस में मिल बांट कर लीनियर पेयर जैसी कोई चीज़ बना रहे हों। बराबर। तो अभी हम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट पर। ये बात तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर आपको गिवन डेटा में ऐसा कहा है कि आपके पास एक लाइन 1 है और आपके पास एक लाइन 2 है और दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो जब आपको गिवन ऐसा दिया होता है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तब आप कौन कौन से कंसेप्ट लगा सकते हो। आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो कि एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो अल्टरनेट एंगल नंबर 1 और अल्टरनेट एंगल नंबर 2 क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल नंबर 1 और करस्पॉन्डिंग एंगल नंबर 2 इक्वल रहेंगे। आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो इंटीरियर एंगल नंबर 1 प्लस इंटीरियर एंगल नंबर 2, इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये तीन कंसेप्ट वहाँ पे क्या लगते थे, दो कंसेप्ट लगते थे, या तो लीनियर पेयर या तो वर्टिकली। अब अगर यहाँ पे दो लाइंस या मोर देन टू लाइंस आपस में पैरेलल हो, ठीक है, तो यहाँ पे तीन कंसेप्ट लगाए जा सकते हैं। पहला, अल्टरनेट एंगल्स के इक्वल होने का, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने का, और तीसरा आपके इंटीरियर एंगल के एडिशन बराबर बोलो कितना, 180। ठीक है। अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स भी ट्रू होता है मतलब जैसे इस बार मैंने आपको लाइंस पैरेलल दी हुई है, कई बार आपको लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी होती हैं। तो खैर उस टाइप के क्वेश्चंस का आज हम लोग प्रैक्टिस नहीं ले रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ले रहे हैं जिसमें आपको ऑलरेडी लाइन पैरेलल दी हुई है, ठीक है, और आपको जो एंगल वगैरह है वो टू फाइंड करने को कहा जा रहा है। जिनमें आपको लाइन प्रूफ दैट करना होगा उसमें अभी समय है तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। देखो, मान के चलो आपके पास लेट से ये एक लाइन है, इसका नाम है M, ये एक दूसरी लाइन है, इसका नाम है लेट से N। अब मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि ये दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये दोनों पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बट हाँ एक ट्रांसवर्सल है जो ट्रांसवर्सल इनको आपस में दोनों को क्या करवा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें तुम्हें एंगल 5 और एंगल 8 ये दोनों कितने होंगे ये ढूंढ के देना है। इस डायग्राम में एंगल 1 इसको कहा गया है और एंगल 5 इसको कहा गया है और एंगल 8 इसको कहा गया है, ठीक है। बाकी एंगल्स नहीं दिए हैं, वो आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप उनको अगर नीड है तो मार्क कर सकते हो। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। देखो, तो पैरेलल लाइंस देखते बराबर तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो ये कि पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन है मतलब ज़रूर यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट लगाया जा सकता है, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगाया जा सकता है, करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट लगाया जा सकता है, ठीक है। ये तीन बातें हमेशा तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए इफ़ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले गिवन डेटा कहाँ है, देखो गिवन डेटा ये है, ठीक है। क्या है गिवन डेटा, आपको एंगल 1 इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 65 डिग्री दी हुई है। ऐसा नहीं होता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो वहाँ पे आप वर्टिकली का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, आप वहाँ पे लीनियर पेयर का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। लगा सकते हो, जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन नंबर 1 और जो ट्रांसवर्सल है उनके बीच में आप वर्टिकली का कंसेप्ट लगा सकते हो। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि लाइन M और N पैरेलल है, ये बात ट्रू है, लेकिन जो लाइन M है, ठीक है, और जो आपकी लाइन L है यानी कि ट्रांसवर्सल, ये लोग बोलो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, है ना। M और N नहीं कर रही, बट कम से कम आपकी M
और L ये तो कर रही हैं। अगर M और L एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अगर मैं इस वाले एंगल को नाम दे दूँ 4, अगर मैं इस वाले एंगल को नाम दे दूँ 4, तो कैन आई राइट दैट कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको VOA लिख रही हूँ, आप उसका पूरा ही नाम लिखोगे, दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 पहले से कितना डिग्री है? 65 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल 4 कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। वैसे तो एंगल 4 हमें 2 फाइंड करने को बोला नहीं था, बट उसको हमने फाइंड किया। अब एंगल 4 की मदद से मैं बाकी अदर एंगल्स को मैं कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन में ये डेटा मुझे ठूस ठूस के दिया हुआ है, बार बार बताया जाता है ये डेटा हमको कि जो लाइन M है और जो लाइन N है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बोलो, पैरेलल है। ये डेटा हमको क्वेश्चन में पहले से दिया है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्या मैं करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या मैं अल्टरनेट एंगल और क्या मैं इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये जो एंगल 4 है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? ये होगा। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल 8 है ना, 4 और 8 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। सो आई कैन राइट दैट एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, और इसका रीज़न हम लोग क्या दे देंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको CA लिख रही हूँ, तुम उसको पूरा लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 4 इसकी वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। कितनी आई थी इसकी वैल्यू? 65। सो अगर एंगल 4 65 है, सो देयरफॉर जो एंगल 8 है, ये एंगल 8 ये भी कितना डिग्री का होगा? 65 डिग्री का होगा। इसका रीज़न हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे? फ्रॉम 1। और ये मेरे को एंगल 8 की वैल्यू निकल कर मेरे पास आ गई। ख़त्म कहानी, ठीक है। अभी लेकिन एंगल 8 के अलावा एंगल 5 भी तो ढूंढना था। तो देखो, एंगल 5 को ढूंढने के बहुत तरीके हैं। जो तरीका मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली उस तरीके से आंसर आएगा ऐसा नहीं होता है। देयर आर मैनी वेज। जैसे एक स्टूडेंट एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों के बीच में इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दे, है ना, कि दोनों का एडिशन बराबर 180। या फिर वो ये कर ले 5 और 8 के बीच में लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दे, वो भी आ सकता है उस तरीके से भी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा तरीका फॉलो कर रहे हो, उसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हाँ, बट वो सही होना चाहिए मैथमेटिकली, ठीक है। तो मैं लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज़ कर रही हूँ। सो आई कैन राइट डाउन कि एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर ये कितना है? 180 डिग्री है। और इसका रीज़न मैंने क्या दे दिया? लीनियर पेयर। एंगल 5 की वैल्यू तो खैर मुझे पता नहीं है। एंगल 8 इसकी वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री इक्वल टू 180। मुझे कैसे पता कि एंगल 8 की वैल्यू 65 है? हमने ऊपर निकाला है ना। तो गिव इट इक्वेशन नंबर एंड राइट डाउन अ रीज़न नीचे कि हम वो जो वैल्यू लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं? फ्रॉम 2 से उठाकर लाए हैं। सो इफ़ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? 115 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 5 हम लोगों के पास निकल कर आ गया। सो एंगल 8 ये भी मिल गया, एंगल 5 ये भी मिल गया। फिर लास्ट लाइन में बस लिख देना कि देयरफॉर द मेजर ऑफ, ठीक है, एंगल 5 एंड एंगल 8 आर, क्या है बोलो उसके मेजर? एंगल 5 का 115 डिग्री और एंगल 8 का कितना डिग्री? 65 डिग्री रिस्पेक्टिवली। डन, ठीक है। लास्ट लाइन ज़रूर लिखना, लास्ट लाइन लिखने से इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अच्छा, खैर मार्क्स भी होते हैं उस पर, आधे मार्क्स। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मान के चलिए आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिया है। ये आपको एक लाइन दी हुई है, इस लाइन पे मैंने पॉइंट्स ले लिए। यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट ए, यहाँ पे ले लिया एक दूसरा पॉइंट बी। एक दूसरी लाइन ले ली, लेट्स से यहाँ नीचे, ठीक है। इस पे भी मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, यहाँ सी और यहाँ डी। ये दोनों लाइंस को एक थर्ड लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरीके से ये इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने तुम्हें ये कहा कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल आप ले लीजिए 50 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल आप ले लीजिए x का बराबर। ये वाला एंगल ले लीजिए आप y का, और ये वाला एंगल ले लीजिए आप 130 डिग्री का बराबर। अच्छा,
अभी यहाँ पर तुमको कुछ कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। जैसे तुम्हें फाइंड करना है ये z कितने का होगा, राइट, x कितने का होगा, y कितने का होगा। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है किस चीज़ के, लाइन सी डी के। इसमें अब तुम्हारा टू फाइंड क्या है, x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, z फाइंड करना है, ये तुम्हारा टू फाइंड है। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। देयर आर मैनी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कोई एक कंसेप्ट तो है नहीं। अब जैसे मैं इसको फलाने को एक लाइन का नाम दे देती हूँ, लेट्स इसको मैंने दे दिया m, तो मैं कम से कम इतना तो लिख ही सकती हूँ कि जो मेरे पास लाइन m है, ठीक है, और जो मेरे पास सेगमेंट ए बी है, आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये एक दूसरे को बोलो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या यहाँ पे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 डिग्री जो भी उसकी वैल्यू थी इक्वल टू एंगल z, और यहाँ पे रीज़न दे देना वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल z की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई, 50 डिग्री निकल के आ गई। सो दिस इज माई एंगल z। एक तो एंगल खैर यहीं पे फाइंड हो गया। नेक्स्ट आपको बोल रहा है आप x फाइंड करो। तो देखो 50 और x ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑब्वियसली वर्टिकली तो नहीं है, एक दूसरे के लीनियर पेयर है। हाँ बिल्कुल एक दूसरे के लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180, एंड रीजन विल बी व्हाट, लीनियर पेयर। सो अगर कोई मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालने को कहे, दैट वुड बी 180 माइनस 50। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 130। ये लो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट कंसेप्ट में, y। अब देखो y को निकालने के भी अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो तुम ये लॉजिक यूज़ कर सकते हो कि Z और Y आपस में क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, या फिर तुम ये लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो कि y और 130 एक दूसरे के बोलो क्या है, वर्टिकली है। तुम्हारी चॉइस। चलो मैं इंटीरियर वाला यूज़ कर लेती हूँ ताकि कहीं पे मैं पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट को यूज़ तो करूँ। तो देखो क्या गिवन दिया है कि आपका जो सेगमेंट ए बी है और जो दूसरा सेगमेंट है सी डी, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस सेगमेंट के बीच में जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक इन दोनों सेगमेंट के बीच में सेम साइड में कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, z और y, इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन जो होगा, ये एडिशन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, और इसका रीज़न होगा इंटीरियर एंगल। जब भी आपको दो लाइंस पैरेलल दी हुई होती हैं तो उन पैरेलल लाइंस के बीच में ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो एंगल्स होते हैं, उन दोनों एंगल्स का एडिशन बराबर कितना होता है, 180। तो अभी z तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज 50 प्लस y इक्वल टू 180। सो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130। ये आ गया। लास्ट लाइन में तुम्हारे लिखने के लिए छोड़ रही हूँ, लास्ट लाइन तुम लिख लेना। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे कैसे पता कि z की वैल्यू 50 है, बिकॉज हमने कहीं ऊपर कैलकुलेट की थी। तो अगर आप ऊपर की कैलकुलेटेड वैल्यू कहीं आगे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ ऐसा रीज़न दो कि हाँ करके ये जो वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है ये यहाँ से उठाकर लाकर डाली गई है। डन। ये समझ गए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये इसी टाइप के आपको प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हमेशा दो ही लाइंस पैरेलल दी हो क्वेश्चन में, हो सकता है आपको 3 लाइंस भी पैरेलल दी हो। ठीक है, जैसे कि फिलहाल जो मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रही हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास ये एक लाइन है, गिव इट अ नेम, ए से लेकर बी। आपके पास मान के चलिए ये एक दूसरी लाइन है, इसको आप नाम दे दीजिए सी से लेकर डी। उसके बाद मान के चलिए ये आपके पास तीसरी लाइन है, इसको आप नाम दे दीजिए ई से लेकर कहाँ तक एफ। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ए बी पैरेलल दिया हुआ है सी डी के और सी डी पैरेलल दिया है ई एफ के, मतलब तीनों ही एक दूसरे के आपस में बोलो क्या है, पैरेलल है। और हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक ऐसा ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया जो इन तीनों को कट मार रहा है। ठीक है, बराबर तीनों को कट मार रहा है। ये वाले एंगल को नाम दिया गया है एक्स,
ये वाले एंगल को नाम दिया गया है y और ये वाले एंगल को नाम दिया गया है z। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि y/z का जो रेशियो है वो कितना होगा, 3:7। और क्वेश्चन में जो चीज़ तुमको टू फाइंड करनी है वो टू फाइंड करने को कही गई है x। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेशियो वाले सवालों में, चाहे आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, रेशियो वाले सवालों में हमेशा आपको क्या ले लेना चाहिए, कॉमन फैक्टर ले लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये चीज़ तो हमें गिवन दी है कि y/z ये चीज़ किसके बराबर है, 3/7 के। ये डेटा तो आपको गिवन दिया हुआ है, तो ऐसे में आप कॉमन फैक्टर ले लो। ठीक है, अच्छा अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है ये सब मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। लेट कॉमन फैक्टर बी p, मैंने p फॉर पैरेट को मेरा कॉमन फैक्टर लिया। सो देयरफॉर यहाँ से y कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ p, z कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ p। अच्छा, कॉमन फैक्टर लेने के बाद क्या करें, ये जो गिवन रेशियो दिया है, क्या ये गिवन रेशियो को सॉल्व किया जा सकता है क्या, ये सोचो। सॉल्व किया जा सकता है का मीनिंग क्या है, सॉल्व किया जा सकता है का मीनिंग ये है, क्या इन गिवन, देखो इससे हमें ये पता चल चुका है कि जो y है उसके एंगल की वैल्यू 3p है और जो z है उसके एंगल की वैल्यू 7p है। इससे हमको ये पता चल चुका है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो क्या, आपको ये सोचना है। ठीक है, आपको ये सोचना है। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो देखो y का वर्टिकली ढूंढो, तो मैं ये देख रही हूँ कि y का वर्टिकली मैं इस 1 को लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपन रीज़न दे देते हैं कि एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल 1 और इसका रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। y आपको कितना दिया हुआ है, 3p, तो 1 भी आपका कितना आ जाएगा, 1 भी आपका हो जाएगा 3p। क्या मिला मुझे 1 निकाल कर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली। कैसे, देखो अभी CD और EF एक दूसरे के पैरेलल है, इतना तो मानते हो। हाँ, ये पता है हमको कि CD और आपका जो EF है ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर एंगल ढूंढो। मैडम एक इंटीरियर एंगल ये ले लो, एक इंटीरियर एंगल ये ले लो, यानी कि 1 और Z आपस में इंटीरियर एंगल है। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकती हूँ मैं, 180। इसका रीज़न क्या दे सकती हूँ, अच्छा सॉरी मैंने लीनियर पे लिख दिया, आदत हो गई ना। इंटीरियर एंगल, एंगल 1 की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, बट अभी अभी देखो हमने ऊपर निकाली है, इसीलिए निकाली थी वो एंगल 1 की वैल्यू, समझे। तो यहाँ पे आएगा 3p। z की वैल्यू तो हमको पहले से पता है, क्वेश्चन में ये देखो 7p है ना, तो यहाँ पे आ गया 7p इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 180। रीज़न वहाँ पे दे देते हैं फ्रॉम 1, मतलब एंगल 1 की वैल्यू 3p मैंने कैसे लिखी, 1 इक्वेशन से। सो दैट इज इक्वल्स टू 10p और यहाँ से आपके पास p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 18। अब ये p की वैल्यू निकाल के मुझे क्या मिला, क्योंकि p तो एक कॉमन फैक्टर है, मुझे तो क्वेश्चन में x निकालना था, है ना, मुझे p थोड़ा ना निकालना था। तो मैं क्या करूं, अगर मुझे p पता चल चुका है तो मान के चले कल को वो बंदा या क्वेश्चन पूछने वाला इंसान मुझसे बोलता कि आप z कितना होगा ये कैलकुलेट करके बताएं, तो क्या हम नहीं बता सकते कि z होगा 7 इंटू p की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया तुम्हारे पास। कल को वो तुमसे 1 की वैल्यू पूछ लेगा या y की वैल्यू पूछ लेगा, तुम नहीं बोल सकते कि 1 और जो y होते हैं ये 3p होते हैं। तो ऐसे केस में हम p की जगह 18 पुट कर देते हैं और जैसी p की जगह हम 18 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, राइट। वो ये बता सकता है तुमको, है ना, वो ये कह सकता है तुमको, लेकिन उसने तो हमको x पूछा है। तो देखो x को निकालने के लिए पहले y निकाल लो, क्योंकि x और y आपस में इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एंगल y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y कितना होता है 3 टाइम्स ऑफ p, 3 की वैल्यू मतलब p की वैल्यू 18 डाल दी, तो p की y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 54 डिग्री, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। अब जो आपकी टॉप की 2 लाइंस हैं, सबसे टॉप की कौन सी हैं वो 2 लाइंस, एक का नाम है सेग AB और दूसरी का नाम है सेग CD। ये दोनों आपकी पैरेलल है, डायग्राम में देखो। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये वाला एंगल x
और ये वाला एंगल y एक दूसरे के इंटीरियर है क्या? तो बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के इंटीरियर है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180, बिल्कुल। और रीज़न दे सकते हैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल। एंगल x को रखा वैसे का वैसी, एंगल y की जगह क्या लिख दिया 54 इज इक्वल्स टू, बोलो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल x कितना आ जाएगा 180 माइनस 54, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। सो आवर क्वेश्चन इज सॉल्व। लास्ट लाइन आप लिख लेना। तो क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी आँखों के सामने ही सब कुछ सजा सजाया मिल जाए। आपको कुछ चीज़ों को सॉल्व करना रहेगा, है ना, उसका अटेम्प्ट देखना पड़ेगा और अटेम्प्ट करने के बाद फिर उसको देखना पड़ेगा कि अरे वाह ये बन रहा है नहीं बन रहा है, जम रहा है नहीं जम रहा है, कैसे करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स है, ज्योमेट्री। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी किया कुछ भी करा आ जाएगा, थोड़ी अक्ल का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, खैर आगे नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। 2 मिनट रुको, ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके के प्यारे प्यारे सवाल होते हैं। अच्छा, अब इसमें का एक प्यारा प्यारा सवाल मैं वही रेशो वाला तुमको होमवर्क में दे रही हूँ। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, जब अभी क्लास में जब तुम कॉपी चेकिंग कराओगे तो ये पर्टिकुलर सवाल तुम्हें मुझ से चेक करवाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना चेक करवाए आगे बढ़ गए, इसको चेक करवाना है। ओके, चलो, ये आपको 2 लाइंस दी हुई हैं, ऑब्वियस है कि ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, ये एक थर्ड लाइन है जो क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सो लेट अस गिव इट अ नेम L, इसको नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया N। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। उसके बाद ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। डन, ठीक है। गिवन डेटा मैं आपको दे देती हूँ कि M पैरेलल टू N, ये आपका गिवन डेटा है। एंगल 1:2, एंगल 2 का रेशो आपको दिया है 3/2, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था ना, बस वैसा ही है। अब यहाँ पे लेकिन ट्विस्ट ये है कि जैसे पिछली बार मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही एंगल पूछ रही थी, है ना, कि आप x की वैल्यू निकाल के दो। यहाँ पे लेकिन इस बार आपसे ये बोला जा रहा है कि 1 से लेकर 8 तक आप सारे के सारे ही एंगल्स क्या करके दो, पता करके दो। ये आपसे इस बार बोला गया है। तो क्या तुम पता कर लोगे? डेफिनेटली कर लेंगे, ऊपर वाले जैसा ही तो सवाल है। बस फ़र्क इतना है कि ऊपर वाले सवाल में सिर्फ हमको एक इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब रेशो दिया था और सिर्फ एक चीज़ टू फाइंड करने को कही जा रही थी, और इस बार हमको सब कुछ टू फाइंड करने को बोला है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, हम कर सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से। ठीक है, ठीक है। ये कॉपी चेकिंग करवाते वक्त ये क्वेश्चन चेक करवाना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। देखो, क्वेश्चन आपको ये दिया है कि इफ़ ए बी पैरेलल है किस चीज़ के, सी डी के, और बोला जा रहा है ई एफ परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है सी डी के, और ये बोला जा रहा है कि जी ई डी ये वाली चीज़ आपकी 126 डिग्री है। तो बताइए कि एंगल ए जी ई ये कितना होगा, एंगल जी ई एफ ये कितना होगा, और एंगल एफ जी ई ये कितना होगा। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डन, ठीक है।
ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको डायग्राम बनाना है। ऐसा नहीं होता है कि हर बार आपको डायग्राम बना बनाया मिले, कई बार डायग्राम हमको बनाना पड़ता है। तो जब हमको बनाना पड़ेगा तब हमें बनाने की आदत होनी चाहिए। तो देखो ए बी पैरेलल टू सी डी बोला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ ए बी। तो ये मान के चलिए ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। दूसरी लाइन बोली है सी डी, तो मान के चलते हैं ये एक लाइन, दिस इज़ योर सी पॉइंट, दिस इज़ योर डी पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ई एफ एक ऐसी लाइन है जो सी डी के परपेंडिकुलर है। अच्छा ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये लो मैडम आप एफ पॉइंट ये बना लो, ये परपेंडिकुलर है, और ई पॉइंट आप इसको ले लो, ऐसा भी हो सकता है। एक स्टूडेंट ये भी सोच सकता है मैम ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि वो जो ई पॉइंट है वो ऊपर वाली लाइन को टच कर रहा हो, है ना। एक स्टूडेंट ये भी सोच सकता है कि नहीं मैम वो जो ई पॉइंट है वो हो सकता है ऊपर वाली लाइन के भी ऊपर गया हो, मतलब ये ऊपर। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जजमेंट लेनी है कि क्या उसमें से सही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है, खैर देखते हैं इनमें से क्या सही है। टू फाइंड को एक बार पढ़ो। टू फाइंड में बोल रहा है आपको ए जी ई, ये एक एंगल है और आपको इसको ढूंढना है। जी पॉइंट तो यहाँ कहीं है ही नहीं, जी पॉइंट तो कहीं यहाँ है ही नहीं, हे भगवान, मतलब जी पॉइंट भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब आपको ए से एक जी पॉइंट तक जाना है, फिर जी पॉइंट से आपको कहाँ तक आना है, ई पॉइंट तक आना है, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करें बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, अपना जो ये लाइन सेगमेंट है इसको लंबा बनाते हैं, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को कैसा बनाते हैं, लंबा बनाते हैं। ये पूरा यहाँ तक ऐसा टच कर रहा है। अच्छा, इस नीचे वाले पॉइंट को हम ई देते हैं और ऊपर वाले पॉइंट को हम एफ कहते हैं। ऐसा क्यों, ऊपर वाले को आपने ई क्यों नहीं कहा, रीज़न एंगल ए जी ई बोला है, इसका मतलब ए से हमको जी जाना है और जी से फिर हमको ई आना है। तो अगर ई सेम लाइन में तो नहीं हो सकता, नहीं तो फिर तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। एंगल बनाना है ना, तो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। जी कहाँ रखें, तो ज़रूर आपका जो जी पॉइंट है वो यहाँ कहीं होगा, लेट इट बी अ जी पॉइंट। तो क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग पहले ए से जी जाएंगे और जी से ई आएंगे, मतलब जी और ई आपस में इस तरीके से क्या होंगे बोलो, कनेक्टेड होंगे, राइट। ये इस तरीके का कहा। अच्छा चलो ठीक है, डन, ओके। अभी अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी ऑब्वियस है 90 ही होगा। अब इस क्वेश्चन को करें कैसे, गिवन डेटा क्या दिया है, जी ई डी की वैल्यू 126 डिग्री, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको 126 डिग्री आपको दी हुई है, पूरी की पूरी वैल्यू। अब इसमें जो चीज़ें फाइंड करनी है उस पर आ जाते हैं, लेकिन देखो फाइंड करने से पहले अपन अपना छोटा सा ब्रेन चलाते हैं। छोटे से ब्रेन के अकॉर्डिंग अगर मैं एंगल जी ई डी को देखूं तो मेरा जो एंगल जी ई डी है, एंगल जी ई डी कितने एंगल से मिलकर बना है, जिसको हम लोग एंगल एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वो दो एंगल से मिलकर बना है, एक को कहते हैं जी ई एफ और दूसरे को कहते हैं एफ ई डी, बराबर। इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो ऑब्वियस है कि मुझको ये टोटल एंगल जी ई डी मिलेगा, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, रीज़न दे देते हैं इसका। अच्छा, जी ई डी इसकी टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, इसकी टोटल वैल्यू दी है 126। जी ई एफ का मतलब होता है ये छोटू सा एंगल, ये छोटू सा एंगल, इसकी कोई वैल्यू मुझको नहीं दी है, ठीक है, इसकी मुझे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, बट हाँ मुझको उसके बाजू में जो एंगल है एफ ई डी उसकी वैल्यू पता है। क्वेश्चन में अलग से हेडिंग नहीं डाली हुई है कि एफ ई डी की वैल्यू इतनी, हाँ, बट उसमें क्वेश्चन वाले ने देखो क्या लिखा है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। और ये सारा डेटा कहाँ से आया है, ये सारा डेटा गिवन से उठकर आया है, डन। सो इफ़ यू विल सॉल्व इट तो आपके पास यहाँ से एंगल जी ई एफ इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है, दैट विल बी 36 डिग्री। ये सादी सी एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, जब भी आपको कोई बड़ा एंगल दिखे जो कि
कुछ छोटे छोटे एंगल से मिलकर बन रहा है, तो आप उस तरीके से उस बड़े से एंगल को उन छोटे एंगल्स के एडिशन के बराबर लिख सकते हो। तो जी ई एफ ढूंढने को बोला था, चलो ये तो हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब ढूंढना है ए जी ई। अब देखो ए जी ई कैसे ढूंढे, तो ए जी ई को ढूंढने के लिए थोड़ी सी अपनी आंखों को अच्छा रखो। आपको क्या बोल रहा है कि ए बी एक पैरेलल है सी डी के। तो देखो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, तो अगर मैं ए बी को ऐसा लंबा कर दूंगी और लंबा करने के बाद लेट से यहाँ ले दूंगी पॉइंट पी, और नीचे वाली सी डी मेरी छोटी की छोटी है, तो क्या वो दोनों पैरेलल होंगी? बिल्कुल। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं, उन पैरेलल लाइंस को अगर आप और लंबा कर देते हो और फिर पूछते हो क्या वो पैरेलल लाइंस अभी भी पैरेलल हैं, तो भाई वो पैरेलल रहेंगी। अगर आप उन पैरेलल लाइंस को और छोटा कर देते हो और छोटा करने के बाद आप बोलते हो या पूछते हो क्या अभी भी वो पैरेलल हैं, तो हाँ यार वो अभी भी पैरेलल रहेंगी। पैरेलल लाइंस को आप छोटा करो, पैरेलल लाइंस को आप बड़ा करो, उससे उनकी पैरेललिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती, राइट। उनसे उनकी जो पैरेललिटी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो ऐसे केस में ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, राइट। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी के बदले अगर मैं सिर्फ इतना लूँ ए जी, अगर मैं ए बी के बदले सिर्फ इतना लाइन लूँ, क्या लाइन लूँ? सिर्फ और सिर्फ मैं ए जी को अगर कंसिडर करूँ बराबर, और मैं सिर्फ और सिर्फ सी ई को कंसिडर करूँ, क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी? डेफिनेटली ये लोग पैरेलल होंगी, ठीक है। और इस बार ट्रांसवर्सल किसको ले लो? ट्रांसवर्सल ले लो इस जी ई को। ट्रांसवर्सल किसको ले लो? जी ई को। तो ऐसे केस में ये वाला जो एंगल है आपका, ये 126 डिग्री वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आप मुझे बताओ ये दोनों एंगल आपको कैसे दिख रहे हैं? एक दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के एक ऊपर की तरफ एंगल और एक ट्रांसवर्सल के अदर साइड में नीचे की तरफ एंगल। इसे बोलो हम लोग क्या कहते हैं? इसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। यानी कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, ए जी ई और जी ई डी। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा लिखो, क्या लिखेंगे हम लोग कि हमारे पास जो सेगमेंट ए बी है, ठीक है, हमारी सेगमेंट ए बी पैरेलल है किस चीज़ के? सेगमेंट सी डी के। एंड हमने ट्रांसवर्सल किसको लिया है? द मेन पॉइंट, हमने जी ई को अपना ट्रांसवर्सल लिया है। तो ऐसा मेंशन करना मत भूलना कि जी ई इज़ अ ट्रांसवर्सल। और फिर हम किसको इक्वल ले रहे हैं? तो हम इक्वल देखो किसको ले रहे हैं? एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, और इसका रीज़न क्या दे देंगे हम लोग? अल्टरनेट एंगल। और ए जी ई ये तो मुझको नहीं पता, बट जी ई डी ये तो मुझको पहले से पता है, क्वेश्चन वाले ने पहले से दे के रखा है उसकी वैल्यू। सो देयरफॉर ए जी ई इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 126 डिग्री। 3 एंगल्स फाइंड करने को कहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 2 एंगल्स को ढूंढ लिया है। अब बचता है तीसरा एंगल। अब पहले तो सोचो कि तीसरा एंगल उसने पूछा क्या है। तीसरा एंगल वो तुमसे पूछना चाह रहा है एफ जी ई, है ना। वो तीसरा एंगल आपसे क्या पूछना चाह रहा है? एफ जी ई। एफ जी ई का मतलब वो तुमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर तुमने थोड़ा सा भी अभी तक प्रीवियस क्लासेस की हैं, प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पे अगर तुमको लीनियर पेयर, अल्टरनेट एंगल्स ये सब तुमको पता है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट अब पता है, उनके क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं, तुम्हें अप्लाई करना आता है, तो ऐसे केस में आपको पता होगा कि ये एक लीनियर पेयर है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है ना। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। देखो कैसे, ए बी को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करूँ ए से लेकर बी, और अगर मैं कहूँ कि जी ई उसके ऊपर आकर खड़ी हो गई, तो जी ई क्योंकि उसके ऊपर आके खड़ी हो गई है, तो जी ई के खड़े होने से बोलो क्या हुआ? उस पर्टिकुलर लाइन के 2 टुकड़े हो गए, है ना। उस पर्टिकुलर लाइन के क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए, एक ये वाला टुकड़ा, एक ये वाला टुकड़ा। दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो दोनों का एडिशन बराबर बोलो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे हम लोग इसको? बताओ कि एंगल ए जी ई प्लस आपका एंगल एफ जी ई, ये दोनों का एडिशन बराबर बोलो कितना डिग्री?
इन दोनों का एडिशन बराबर कितना डिग्री, 180। रीजन क्या दे देंगे, लीनियर पेयर, जिसमें से AGE अभी अभी देखो ऊपर निकाला हुआ है, कितना है, 126 डिग्री। FGE क्या तुम उसके साथ निकाल सकते हो, डेफिनेटली माइनस करके निकाल दो। तो 126 डिग्री को अगर मैं माइनस कर दूं 180 में से, तो मेरे पास कितना बचता है, दैट इज 54। तो FGE इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 54 डिग्री। ठीक है, ये कहानी है, डन। तो इस तरीके के सवाल तुमको देखने को मिलेंगे, और भी रहेंगे बहुत सारे। एक सवाल मैं और लेती हूँ, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को रोकेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे। कैसा है, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद पहले तुमसे थोड़े बहुत इजी टाइप के सवाल निकलवा लूँगी ना मैं, जो मैंने आज सिखाया है वो सिखाए हुए एग्जाम्पल के बेसिस पर पहले उसके जैसे तुमसे कुछ सवाल प्रैक्टिस में निकलवा लूँगी, उसके बाद तुमको और थोड़े से सवाल सिखा देंगे। ठीक है, अभी आज और नेक्स्ट डे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, हमारा एम हमेशा क्या रहेगा कि आपकी जो लाइंस हैं वो आपको क्या दी हुई हैं, पैरेलल दी हुई हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी है, मान के चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया पॉइंट C, यहाँ पे ले लिया मैंने लेट से पॉइंट D। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने कहा पॉइंट P, इसको कहा लेट से पॉइंट Q, इसको कहा Q। P को फिर नीचे ज्वाइन कर दिया, इसको दे दिया नाम R। ये एंगल आपको दिया है 127 डिग्री का, ये एंगल आपको दिया है 50 डिग्री का, ये एंगल आपको दिया है Y का, और ये एंगल आपको दिया है X का। क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखो इफ का मतलब होता है गिवन, तो इफ AB पैरेलल टू CD बोला जा रहा है, मतलब AB CD के पैरेलल है। आपको एंगल APQ इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 50 डिग्री। आपको जो दूसरा एंगल है PRD इसकी वैल्यू पता है, बोलो कितनी, 127 डिग्री। आपको X और Y इसको क्या करना है, टू फाइंड करना है, ये वाली चीज़ आपको टू फाइंड करनी है। ठीक है, दिखने में खतरनाक लग रहा है बट रियलिटी में बिल्कुल खतरनाक नहीं है। सबसे पहले जो ट्रायंगल बना है नहीं बना है, प्लीज़ इग्नोर दैट। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सवाल को किया जा सकता है। कैसे, देखो AB आपकी एक लाइन है, CD आपकी एक लाइन है जो कि आपको पैरेलल दी हुई है, इस पे तो कोई डाउट नहीं है ना। क्वेश्चन वाले ने AB को, ठीक है, और CD को क्या करके दिया है, पैरेलल आपको लिख कर दिया है। अब आपको ट्रांसवर्सल डिसाइड करनी है जो उन दोनों को कट मार रही हो। तो मैंने PQ को, ये मेरी ट्रांसवर्सल अज्यूम कर लिया, ये मेरी PQ। तो इस हिसाब से डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में तुमको अल्टरनेट दिख रहे हैं, बिल्कुल अल्टरनेट दिख रहे हैं, है ना। तो एंगल APQ और दूसरा कौन सा, PQR, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है। एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQR, और इसका रीज़न दे देंगे अल्टरनेट एंगल। अच्छा, ट्रांसवर्सल किसको लिए हो, PQ को, तो यहाँ पे लिखना कि ट्रांसवर्सल कौन है, PQ इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, स्पेलिंग पूरी लिखना। APQ आपको पहले से कितनी दी हुई है, 50 डिग्री, और PQR ये आपको कितना दिया हुआ है, दिस इज X। सो बेसिकली यहाँ से आपके पास X की वैल्यू आ गई, बोलो कितनी, 50 डिग्री। यही तो आपको फाइंड करना था, है ना, आपको X ही तो फाइंड करना था। वेल डन, ये तो हमको मिल गया। अच्छा, अब इसमें गलती सुनो कई लोगों की क्या होती है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट से होती है। मिस्टेक ये होती है कि वो X एंड Y को इंटीरियर एंगल ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दो पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में वो दोनों एंगल्स हैं X और Y, चलो दोनों को उठा के इंटीरियर ले लो। ये दोनों इंटीरियर नहीं है। क्यों नहीं है इंटीरियर, ये मिस्टेक है। इसका रीज़न समझो कि अगर मैं AB को मेरी एक लाइन सेगमेंट लूँ, CD को मेरा एक लाइन सेगमेंट लूँ, और PQ को अगर मैं मेरा ट्रांसवर्सल लूँ, और इसको अगर मैं कहूँ कि मेरा एंगल X है, तो Y मैं किसको कहूँगी, Y किसे कहना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को इंटीरियर एंगल कहोगे पूरा,
उस ट्रांसवर्सल से लेके उस लाइन को जो टच कर रहा है आप उसी को इंटीरियर एंगल कहोगे, राइट। अब लेकिन बीच में इसमें आके टंगड़ी मार दी किसने, पीआर ने, तो जिसकी वजह से वो वाई तो है वो तो ऊपर ए बी तक तो जा ही नहीं पाया, तो इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इंटीरियर एंगल नहीं है। अच्छा, फिर अब क्या करें, बहुत ही सिंपल है। जब आप छोटे थे 8th क्लास में आपने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम वगैरह वगैरह कुछ पढ़ा होगा। जैसे अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दो अंदर के रिमोट इंटीरियर एंगल्स के एडिशन के बराबर होता है। तो पी आर डी ये हमारा कैसा है, बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसे क्या लिखेंगे कि एंगल पी आर डी इज एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। किसका एक्सटीरियर एंगल है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, बराबर। और अगर वो एक्सटीरियर एंगल है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, देयरफॉर बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है। देयरफॉर बाय रिमोट, एक मिनट, रिमोट के बाद इंटीरियर खा गई, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो बाहर वाला एंगल है, बाहर वाला यानी कि कौन, पी आर डी, वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 एंगल्स होते हैं ना, तो उसके एक्सटीरियर के बाजू वाले को छोड़ दो, जो 2 बच गए, कौन बच गए, एक एक्स बच गया, एक वाई बच गया, इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। अब पी आर डी मुझे पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 127 डिग्री। एक्स मुझे कितना दिया हुआ है, एक्स मैंने अभी अभी ऊपर निकाला है, दैट इज 50, और यहाँ पर वाई, सो देयरफॉर वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, 77। ये हो गया। ज़रूरी नहीं है आप इस क्वेश्चन को रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से ही करते, आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इसका जो सेकंड वे था, सेकंड वे इस क्वेश्चन को करने का, देखो वो क्या था, सेकंड वे इसका ये था कि आप ए बी को एक पैरेलल लाइन ले लो, आप सी डी को एक पैरेलल लाइन ले लो, और इस बार ट्रांसवर्सल ना पी आर को लो, इस बार ट्रांसवर्सल किसको लो, पी आर को। तो ये एंगल आपको कितना दिया है, 127, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, उसका अल्टरनेट होना चाहिए। तो अब बताओ इस 127 का अल्टरनेट कौन होता है, इस 127 का अल्टरनेट होता है ये, उस ट्रांसवर्सल से लेके ऊपर तक पैरेलल लाइन तक, ट्रांसवर्सल से लेके पैरेलल लाइन तक जो भी आ रहा है वो उसका अल्टरनेट होता। तो 2 लोग आ रहे हैं यानी कि 127 इक्वल टू वाई प्लस 50, क्योंकि ट्रांसवर्सल से लेकर ऊपर वाली पैरेलल लाइन तक 2 एंगल आ रहे हैं, तो यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये भी इसका एक सेकेंड तरीका होता। तो कैसा है, ज्योमेट्री की यही खास बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो एक तरीका कोई बता रहा है सेम उसी तरीके से करो, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है। सो उसमें ऐसा है, बस आपने अपनी छोटी सी बुद्धि को चलाना है। अगेन एक और क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, जब आप कॉपी चेकिंग करवाओगे तो उस वक्त आपको चेक करवाना है क्वेश्चन। जैसे ये आपको लाइन दी हुई है, ठीक है, उस लाइन में एरोज बना देते हैं, 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे एक दूसरी लाइन दी है, यहाँ पे पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट डी, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, दोनों को उठा के मैंने ज्वाइन कर दिया। लेकिन पिछले बार वाले क्वेश्चन के जैसे इस बार ये मत सोचना कि ये 90 डिग्री है, इस बार ये 80 डिग्री है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल 90 डिग्री दिया ना हो, या अनलेस एंड अनटिल ऐसा लिखा ना हो कि वो परपेंडिकुलर है, आप उसको कभी भी 90 डिग्री ना लेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। गिवन डेटा आपको दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये गिवन है आपका। इस बार क्वेश्चन में जो टू फाइंड है वो एक्स एंड वाई की वैल्यू है, ठीक है, ये तुमको टू फाइंड करना है। आई एम श्योर ये चीज़ तुम टू फाइंड कर लोगे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन होमवर्क में, क्लास में जब कॉपी चेकिंग करवाओगे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको चेक करवाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि होमवर्क दे दिया है और अपने अपने में बैठे हैं, ऐसा नहीं। देखो हमेशा अपन को लेटी हुई पैरेलल लाइंस मिलती थी, इस बार मैंने खड़ी पैरेलल लाइंस बनाई है। पॉइंट ए, लेट अस कॉल्ड इट पॉइंट सी, लेट अस कॉल्ड इट पॉइंट ई। फिर एक और मैंने बना लिया ऐसा, इस पॉइंट को नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो डी, ओके। ये एंगल को नाम दिया जेड,
ये एंगल को नाम दिया 65 डिग्री। अच्छा, इस एंगल को नाम दे दिया y और इस एंगल को नाम दे दिया हम लोगों ने x। डेफिनेटली आपको एक्स वाई जेड ही ढूंढना है। ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये जो सिंबल मैंने बनाया ना ए के पास, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ और ई ए परपेंडिकुलर टू कितना ए बी। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, डन। बाकी तो एंगल वगैरह जो 65 डिग्री है वो भी आपको गिवन है और एक्स वाई जेड ये आपको ढूंढना है। एक और क्वेश्चन है होमवर्क में, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इस पे पॉइंट ए ले लिया, इस पे पॉइंट बी ले लिया, इस पे पॉइंट सी ले लिया, इस पे पॉइंट डी ले लिया, ऊपर से एक लाइन खींच दी, इसको नाम दे दिया ई, इसको नाम दे दिया पी, इसको दे दिया 75 डिग्री, इसको नाम दे दिया क्यू, यहाँ पर एफ और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको एंगल सी क्यू पी और एंगल सी क्यू एफ ये ढूंढना है और क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब तुम कॉपी चेकिंग करवाओगे, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी चेक करवाने हैं। इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी चेकिंग करवाने के बाद ही तुमको फिर नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें भी हम यही सेम डिस्कशन करेंगे। मतलब ये कैसा है, पैरेलल लाइंस जब आपको गिवन होती है तो आपको किस किस तरीके से चीज़ें टू फाइंड करने को बोली जा सकती है, उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना। तो इसी का एक पार्ट 2 भी करेंगे, ठीक है, इसी का हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 भी करेंगे। तो वो वाला जो पार्ट 2 है वो आपको रहेगा, बट पहले इतना फिर उसके आगे। चलो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं, ठीक है।